हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ये आपका 7 टॉपिक है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें से क्वेश्चन 7 और 8 चैप्टर, इन दोनों में से एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल और एक थ्योरी क्वेश्चन ज़रूर आता है आपका, और बहुत ही इजी चैप्टर है, कोई मुश्किल नहीं है और आपको करने में भी मज़ा आएगा। देखिए कैसे है। वो कहता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सबसे पहले तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को समझिए कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती क्या है। एब्जॉर्प्शन जो कॉस्टिंग होती है वो एक इस तरह की टेक्निक है जिसके अंदर आपकी सारी कॉस्ट आ जाती हैं, चाहे आपकी फ़िक्स कॉस्ट है, चाहे आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, हर तरह की कॉस्ट को इसके अंदर शामिल किया जाता है। इसको हम फुल कॉस्ट भी बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, टोटल कॉस्टिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपकी क्या होता है, जितनी भी कॉस्ट होती हैं उन सभी को शामिल किया जाता है, इसलिए इसको आप फुल कॉस्ट बोला जा सकता है, टोटल कॉस्ट बोला जा सकता है। अगर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का परफॉर्मा देखें तो ये देखो नीचे आपको परफॉर्मा दे रखा है, बिल्कुल सिंपल सा है कि असरटेनमेंट्स ऑफ द प्रॉफिट अंडर द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मीन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कौन सी, जिसमें आपकी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट है, फिक्स्ड है, वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है, सारियों को शामिल किया जाता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक परफॉर्मा बनाएंगे। देखो सेल में से हम सारी कॉस्ट मानकर माइनस कर कर हम उसमें से क्या निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं। उस प्रॉफिट में से हम कोई भी हमारे एक्सटर्नल ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया, ग्रॉस में से याद हो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने आपको ये परफॉर्मे करवाए भी थे, जिसमें आपकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये सारी प्राइम कॉस्ट जो है माइनस होती हैं, फिर उसमें से फैक्ट्री कॉस्ट माइनस होती हैं, फिर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है, उसमें से फिर आप अपनी सारी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट वगैरह को माइनस करते हैं। तो वही परफॉर्मा है, ये सेम परफॉर्मा है। वहाँ पर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते थे, यहाँ पर सिर्फ सेल ऊपर दी है, उस सेल में से आपने इन सारी कॉस्ट को माइनस कर कर और प्रॉफिट निकालना है। क्लियर है। तो देखो सबसे पहले आपकी सेल आई, सेल में फिर आपने क्या किया, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर में क्या क्या कॉस्ट आती है, तीनों आपकी आती हैं। वो डायरेक्ट मटेरियल भी है, डायरेक्ट लेबर भी है, डायरेक्ट आपकी एक्सपेंसेस भी आती है, ये कॉस्ट आ गई। इसके बाद आपने क्या करना है बेटा, उसके बाद आपकी आती है सेकंड नंबर पर जो आपकी फैक्ट्री ओवरहेड आते हैं। फैक्ट्री में आपके दो तरह के ओवरहेड होते हैं, एक होते हैं आपके वेरिएबल और एक होते हैं आपके फिक्स्ड। ठीक है, उन दोनों को आपने माइनस करना है। उसमें अगर कोई भी आपका ओपनिंग स्ट्रोक है उसको ऐड कर देंगे, कोई क्लोजिंग स्ट्रोक है उसको आप माइनस कर देंगे। यही आप उसमें करते थे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब निकालते थे, कॉस्ट शीट तैयार करते थे। उसके बाद कोई भी आपकी ओवरहेड फिक्स्ड या फैक्ट्री ओवरहेड है उनको भी आप यहाँ पर लेस करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ तक आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। उस ग्रॉस प्रॉफिट में से आप एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जो एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस करेंगे, चाहे वो आपके फिक्स नेचर के हैं चाहे वो आपके वेरिएबल नेचर के हैं। वो माइनस करने के बाद जो बचेगा वो आपका नेट प्रॉफिट बच जाएगा। ये परफॉर्मा है उस केस में प्रॉफिट निकालने का परफॉर्मा जिस केस में आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड को एडॉप्ट करते हैं। एब्जॉर्प्शन मतलब टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट है, चाहे आपकी फैक्ट्री है, चाहे डायरेक्ट है, चाहे इनडायरेक्ट है, चाहे आपकी वेरिएबल है, चाहे फिक्स्ड है, चाहे सेमी है, किसी भी तरीके की कोई भी कॉस्ट है, उन सभी कॉस्ट को आपने इसके अंदर शामिल किया। अब वो कहता है एडवांटेजेस क्या होते हैं इस कॉस्ट को शामिल करने के। वो कहता है इस कॉस्ट को शामिल करने से क्या होता है कि जो आपका प्राइस डिटर्मिनेशन होता है वो फुल कॉस्ट के बेस पर हो जाता है। मीन ओवरऑल कॉस्ट कितनी है उसके बेसिस पर आप सेल प्राइस फिक्स कर सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट जो है या नेट प्रॉफिट है वो भी आपका कैलकुलेशन ईजिली हो जाती है। आपको सेपरेट कॉस्ट निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि फिक्स्ड है, क्योंकि आपको मालूम है सारी कॉस्ट माइनस होनी है, इसलिए आपको डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, फिक्स्ड है, वेरिएबल है, वो निकालने की अलग अलग ज़रूरत नहीं होती है। उसके अलावा जो आपकी प्रोडक्ट है और जो पीरियड कॉस्ट है वो भी अलग करने की ज़रूरत, उसको भी अलग से हम डिफरेंस कर लेते हैं कि ये आपकी पीरियड कॉस्ट है और ये आपकी पीरियोडिक। और ये दोनों चीज़ें पीरियड कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट, ये दोनों याद करो, जब टाइप ऑफ कॉस्ट चैप्टर 3 था कॉस्ट अकाउंटिंग का उसमें करवाई थी, वहाँ से आप दोबारा से एक बार उसको पढ़ना, आपको क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड है, इन्वेंट्री है, उसमें भी आपके कोई भी चार्जेस जो है नहीं लगते हैं, फीलिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती है आपके मैनेजर वगैरह की। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ आपके जैसे कि आपको कन्फर्मेटी ऑफ द एक्चुअल और जो मैच्ड कंसेप्ट होता है, एक्यूरल और मैच कंसेप्ट होता है, मीन जहाँ पर आप ड्यूल एस्पेक्ट को अडॉप्ट कर चलते हैं, वो चीज़ें भी यहाँ पर इजीली हो जाती हैं। इसी तरीके से कुछ लिमिटेशन है, एक कंपैरिजन में लिमिटेशन आ जाता है, इसके कंट्रोल में लिमिटेशन आ जाता है। उसके अलावा आप जो फिक्स्ड बजट वगैरह है उसमें कम डिफरेंस जो है उसमें कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी आ जाती है फिक्स करने में, या कोई फैक्ट्री ओवरहेड वगैरह हैं जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड करें, कौन से करें नहीं करें, ये डिफ़िकल्टीज़ आपको आती हैं। तो ये डिसीजन
डिसीज़न जो है मैनेजरियल डिसीज़न लेना वो आपके लिए डिफ़िकल्टी बन जाता है, इसलिए एक लिमिटेशन है आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। अब देखो इसका न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। एक कंपनी है जो कि सिंगल प्रोडक्ट एक्स बना रही है, जनवरी 2013 का उसने डाटा दिया है, जिसके अंदर की आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट दी हुई है, मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है, फिक्स्ड ओवरहेड है, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है, ये आपको सारी कॉस्ट दे दी उसने। उसके अलावा वो 7,000 प्रोडक्शन करता है, 5,000 यूनिट बेचता है, इसका मतलब 2,000 आपके क्लोजिंग बैलेंस रह जाता है, ठीक है। और आपको याद होगा कि सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एक्सपेंसेस हैं सिर्फ हम जितने बेच रहे हैं उस पर लगाते हैं और बाकी सारी कॉस्ट हम टोटल पर लगाते हैं, पता है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में की हैं। उसके बाद सेलिंग प्राइस ने दे दिया, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दे दिए, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दे दिया। बहुत सिंपली आपने क्या करना है, आपने यूनिट बेचे 5,000 यूनिट आपने 220 रुपये के हिसाब से बेचे, तो 11 लाख की तो आपकी क्या आ गई बेटा, सेल आ गई, बिल्कुल सिंपल। अब आपने कॉस्ट मटेरियल देखनी है, आपने 7,000 यूनिट बनाए हैं, उस 7,000 पर 50 रुपये के हिसाब से डायरेक्ट मटेरियल है, 25 के हिसाब से लेबर है, 20 के हिसाब से आपकी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री है और 60 के हिसाब से आपकी फिक्स्ड है। वो सारी जोड़ दो, या तो सीधा 155 से सीधा 7,000 को गुना करके ऐसे लिख दो, नहीं तो 1 कॉस्ट अलग अलग करके भी आप लिख सकते हैं, बात वही है। अब इसमें से इसको जब माइनस करेंगे आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास आएगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग। अब आपके पास देखो आपने कितने 2,000 आपने रखने हैं ना, तो आपके पास 155 रुपये कॉस्ट के हिसाब से आपका माल तैयार हुआ है, 155 के हिसाब से, और आपने कितने यूनिट बचाने हैं, 2,000, तो 2,000 155 के हिसाब से आपके आ गए 310 रुपये के। तो मीन ओवरऑल माइनस करने के बाद आपका 11 लाख में से जो आप बाकी के 5,000 यूनिट जो आपने बनाए हैं उसकी कॉस्ट को अगर माइनस करें तो आपके पास कितना प्रॉफिट आ जाता है, 3,25,000 रुपये का, ठीक है। ये देखो यहाँ पर 3,25,000 का आ गया आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट। जब ये 3,25,000 का आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, तो इसमें से आप सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस माइनस करिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले कि जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होते हैं वो जितने यूनिट आप बेचते हो सिर्फ उसी पर चार्ज होते हैं, प्रोडक्शन पर चार्ज नहीं होते हैं, इसलिए इस चीज़ को आपने यहाँ पर ध्यान देना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में भी आपका उसी तरीके से है, देखो फॉलोइंग्स है आपके, प्रकार लिमिटेड ने दिया हुआ है, नॉर्मल कैपेसिटी है 5,000 यूनिट की, वेरिएबल कॉस्ट आपको 10 रुपये दे दी, एक्चुअल प्रोडक्शन आप 5400 करते हैं, इसका मतलब 400 यूनिट जो हैं वो आपके कहीं ना कहीं क्लोजिंग स्टॉक में बचे हैं, उनको आपने बाद में निकाल देना है क्लोजिंग में, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। उसके बाद आपने 5,000 यूनिट 20 रुपये के हिसाब से बेचे, फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड दिए हुए हैं आपको, अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं, और आपने क्या करना है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे से करना है। अब देखो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, सेल्स दी हुई है, सेल कर दी। अब आपके पास जो जो खर्चे हैं, 5400 यूनिट हैं, 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आपके वेरिएबल हैं, 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से फिक्स्ड हैं, तो आपके ये आ गए। इसमें से आपने क्लोजिंग माइनस कर दिया कि आपकी कॉस्ट इतने पर इतनी है, इतने यूनिट बनाए तो उसकी कॉस्ट इतनी आई, ठीक है। मीन आप 5400 यूनिट बनाते हैं तो कॉस्ट आती है 64,800 रुपया, तो आपके 400 यूनिट क्लोजिंग में है तो उस 400 कॉस्ट कितनी है वो निकाल कर और वो माइनस कर दीजिए, आपके पास बाकी के 60,000 आ जाती है। वो 60,000 जो कॉस्ट आती है वो आती है 5,000 यूनिट की। अब उस 60 में आपने क्या जोड़ना है, जो आपके फिक्स्ड आपके फैक्ट्री ओवरहेड हैं। अब फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकालोगे, वो कहते हैं जो ओवर एब्जॉर्प्शन है फैक्ट्री ओवरहेड, वो कहता है फिक्स्ड ओवरहेड, वो आपने 800 रुपये निकाले, क्योंकि 10,800 थे, ठीक है। उसमें से आपने 10,000 को माइनस किया, 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से एक्स्ट्रा हो गए थे ना नॉर्मल कैपेसिटी से, क्योंकि नॉर्मल कैपेसिटी से ज़्यादा थे तो वो वहाँ पर माइनस होएंगे, तो वो 800 रुपये वहाँ पर आपके क्या हो गए, माइनस हो गए। तो जो बच गया वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, उसमें से आपने जो आपके अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस कर दीजिए, वो आपका नेट प्रॉफिट आ गया। ये था बेटा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का टॉपिक। मेरे ख्याल से इस टॉपिक में आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मैं करवाऊँगी आपको मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, अगर मार्जिनल कॉस्टिंग को एक आम भाषा में और सीधी सिंपल भाषा में बोले तो मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होती है। कहने का मतलब है जब टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट को एक तरफ फेंक दिया जाए और सिर्फ वेरिएबल को ही कंसीडर कर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो उसे हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग बेस। इसका कंसेप्ट भी यही कहता है कि जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो आपकी 2 मीनिंग लिए हुए होती है। फर्स्ट मीनिंग वो क्या कहता है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट से मतलब होता है। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट आपके ओवरहेड वगैरह एक्सपेंसेस वगैरह आते हैं, ऑल टाइप ऑफ। और वो कहता है मार्जिनल जो कॉस्ट होती है वो आपकी प्राइम कॉस्ट की जैसी होती है, जो आप प्राइम कॉस्ट करते हैं उसी के इक्वल होती है। देखो इसने एक फॉर्मूले के थ्रू इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया है। देखो मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो प्राइम कॉस्ट होती है। उस प्राइम कॉस्ट में जितने भी आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे वो आपका डायरेक्ट मटेरियल है, लेबर है, एक्सपेंसेस हैं, ओवरहेड है, उन सबको आपने क्या करना है, जोड़ना है। और टोटल कॉस्ट में से आपने जितने भी
आपके फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं उनको सबको माइनस करना है। अब फिक्स एक्सपेंसेस में वो सारे वर्क एक्सपेंसेस हैं, आपके ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारे कर दीजिए टोटल में से, तब भी मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। अगर आप वो नहीं करते तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को अगर आप टोटल सम कर देते हैं तो भी आ जाएगी। कहने का मतलब दोनों फॉर्मूलों से आप कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट में से फिक्स को माइनस करके भी आपकी मार्जिनल कॉस्ट है, और आपकी प्राइम कॉस्ट के अंदर आप वेरिएबल एक्सपेंसेस को जोड़ देंगे तो भी आपकी मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है, अब वो कहता है दोनों में, वो कहते हैं मार्जिनल वेरिएबल कॉस्टिंग में के फीचर्स क्या क्या हैं। वो फीचर्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो फीचर्स में हम ये कहेंगे कि ये आपका कॉस्ट को डिवाइड कर देता है, फिक्स कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, उन सबको ये डिवाइड कर देता है। अगर टेक्निक्स के अकॉर्डिंग देखें तो कॉस्ट एनालिसिस और प्रेजेंटेशन जो है मार्जिनल कॉस्टिंग की काफ़ी अच्छी है। तीसरा वो कहता है इसके अंदर पीरियड और प्रोडक्ट कॉस्ट जो दोनों हैं उनका अलग अलग ट्रीटमेंट किया जाता है। पीरियड कॉस्ट जो है वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में या प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज की जाती है, और जो वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट होती है वो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर शामिल की जाती है। इसी तरह से जो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है वो भी आपका वर्क इन प्रोग्रेस के बेसिस पर किया जाता है। जो आपका प्राइजेस वगैरह का डिटर्मिनेशन है वो भी आपका सेलिंग प्राइस के बेस पर किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है दोनों में आपका डिफरेंस है। प्रॉफिट जो है वो भी आपका स्पेशल मैनर से निकाला जाता है, जो मार्जिनल कॉस्ट होती है उसके बेसिस पर आप रिवेन्यू या कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल कर उसके बेसिस पर करते हैं। रिकवरी ऑफ कॉस्ट जो है वो भी आप अपने प्रोडक्शन कॉस्ट के बेस पर करते हैं। मीन फिक्स कॉस्ट जो होती है वो आपकी कॉस्ट ऑफ रिकवरी मानी जाती है। ब्रेक इवन पॉइंट जो है उसके अंदर निकालते हैं जहां पर आपकी कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों मिलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर आपका प्रॉफिट जो है, आपका लॉस जो है वो प्रॉफिट पे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जब आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो 1 यूनिट बनाते हैं आपको लॉस होता है, 5 बनाते हैं लॉस होता है, 10 होता है लॉस होता है, लेकिन जब 11वीं यूनिट बनाते हैं तो आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है। वो 10 यूनिट पे जो पॉइंट बनता है वो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। मीन वो पॉइंट जहाँ पर आपका प्रॉफिट जो है वो लॉस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरीके से वो कहते हैं इसमें कुछ हम एजम्पशंस लेकर चलते हैं। वो एजम्पशंस क्या हैं कि जितने भी कॉस्ट हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सेलिंग एक्सपेंसेस कैन भी हैं, उनको आप फिक्स्ड और वेरिएबल में डिवाइड कर सकते हैं। ये आप सबसे पहला एजम्पशन ये लेकर चलते हैं। पर यूनिट जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो आपकी कांस्टेंट रहे, ये सेकंड इसका लेकर चलते हैं। तीसरा वो कहता है जो सेलिंग प्राइस है वो भी आपका पर यूनिट सेम रहना चाहिए, और जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हर लेवल पर, चाहे आप 5000 यूनिट बना रहे हैं, चाहे आप 6000 यूनिट बना रहे हैं, जो फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स रहेगी, मीन कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। हर लेवल पर जो आपकी होगी वो सेम रहेगी। और जो प्रोडक्शन पर एडिशनल जो प्रेजेंट लेवल पर आपकी कॉस्ट आती है वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट आएगी। फिक्स कॉस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, फिक्स रहेगी। अगर आप एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस हैं, लेकिन फिक्स कॉस्ट आपकी सेम रहेगी। ये आपने एजम्पशंस लेकर चलनी है। ठीक है, अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन थर्ड की। इलस्ट्रेशन थर्ड में देखो बहुत सिंपली इसने क्या कहा है, ये कहता है कि 2 पीरियड्स जो हैं वो आपको दिए हुए हैं। टोटल कॉस्ट जो है वो 40,000 और 50,000 आती है। प्रोडक्शन जो है वो 15,000 और 20,000 यूनिट का आप करके चलते हैं। तो कहता है मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। मार्जिनल कॉस्ट में अगर हम फिक्स कॉस्ट को जोड़ दें तो वो टोटल कॉस्ट हो जाती है। कहने का मतलब है अगर टोटल कॉस्ट में से हम फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दें तो वेरिएबल या मार्जिनल कॉस्ट आ जाती है। आप इसी के बेस पे एक इक्वेशन बनाकर चलिए। आप 15,000 वेरिएबल कॉस्ट आती है, फिक्स्ड आपको पता नहीं, एफ लिख लीजिए, और टोटल आपकी 40,000 आ जाती है। इसी तरीके से 20,000 यूनिट जब बना रहे हैं तो वेरिएबल 20, मान लो 1 रुपया वेरिएबल है तो 15,000 ही हो गई, 2 रुपया है तो 30,000 हो गई। मीन गुना करना है आपको 15,000 20 से। इससे एक आपके पास इक्वेशन आ गई, उससे आपने वेरिएबल भी निकाल ली और उस वेरिएबल को पुट कर आपने फिक्स भी निकाल ली। तो इस इक्वेशन से तो आपने सिंपली ये निकाल लिया। अब वो दूसरा क्या कहता है इलस्ट्रेशन 4 के अंदर कि टोटल कॉस्ट अमाउंट टू 1,12,000 है और 1,59,600 है, जो कि 20,000 और 36,000 यूनिट का है। इसको आप दूसरे फार्मूले से भी कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला आपको क्या बताता है कि जो आपका डिफरेंस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट अगर आपको निकालनी है तो मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट का एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला आपको क्या बताना है कि आपका जो डिफरेंस ऑफ द टोटल कॉस्ट होती है, अगर उसको आप डिवाइड कर देते हैं डिफरेंस ऑफ टोटल यूनिट से तो आपके पास आ जाती है। तो आप उसके बेसिस पे मार्जिनल कॉस्ट को निकाल सकते हैं, जो आपकी इलस्ट्रेशन 4 है। तो इलस्ट्रेशन 4 तक आप अपने सारे क्वेश्चंस बेटा करके रखेंगे। कल हम इलस्ट्रेशन 5 से इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और धीरे धीरे इस चैप्टर को हम करेंगे। और जो ये 2 चैप्टर्स हैं 7th एंड 8th, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से बार बार कह रही हूँ न्यूमेरिकल और थ्योरी दो क्वेश्चन इसमें से आने के पूरे चांसेस हैं, इसलिए आप इसको बहुत अच्छी तरह से और ध्यान से आप इस चैप्टर को करेंगे। ओके।